भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर भी ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं वो भी आप ndtv.com/property पर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या है खास। लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार में सस्ते दामों और मुनाफे की संभावनाओं के बल पर हो रहा है भारी निवेश। आपकी प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी समस्याओं पर राय देंगे हमारे एक्सपर्ट। हमारे घर पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर क्यों नहीं हो सकते। और सर्दियों में ठंड दूर भगाने के लिए घर के लिए सबसे मुनासिब हीटर। नवाबों का शहर, देश के सबसे रोमांचक चुनावी दंगल का शहर, चिकनकारी और जरदोजी का शहर, अदब और उर्दू का शहर लखनऊ। अब लखनऊ रियल एस्टेट जगत में भी अपनी पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रॉपर्टी के मामले में बड़े शहरों की लीग में आकर खड़े होने का ख्वाब देखने लगी है। इतने सारे ताज पहने लखनऊ शहर अब नए झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में उद्योग जगत की संस्था एसोचैम ने बताया कि देश के 20 टॉप राज्यों में हुए सर्वे में पता चला कि रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश लखनऊ में हुआ। लखनऊ के रियल एस्टेट में इतनी तेजी रही कि इस साल की पहली तिमाही में कुल निवेश का 40% हिस्सा लखनऊ के खाते में गया। यही नहीं, क्रिसिल की एक रिपोर्ट ने भी लखनऊ को देश के 10 बड़े शहरों के बाद आने वाली टियर 2 सिटीज का उभरता सितारा कहा है। और ये साबित होता है इस बात से कि रियल एस्टेट जगत के बड़े नाम डीएलएफ, एल्डेको, यूनिटेक, पार्सवनाथ, अंसल्स, एपीआई, ओमेक्स, एमआरएमजीएफ सभी यहाँ मौजूद हैं। इस साल की पहली तिमाही तक के आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ में पिछले 1.5 साल में कीमतें 11.8% बढ़ी हैं। यहाँ पर माल बिकने की रफ्तार भी दूसरे कई शहरों के मुकाबले तेज रही है। करीब 11 महीने, जो 24 महीनों की खतरे की लकीर से काफी नीचे है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और अब सरकार इसे राज्य का सबसे विकसित शहर बनाने की कवायद में जुटी नजर आती है। लखनऊ में जल्द ही मेट्रो रेल का काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा सरकार ने 10,435 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 270 किलोमीटर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी पास किया है। चूंकि लखनऊ पुराना शहर है, इसलिए यहाँ नामी गिरामी शैक्षिक संस्थानों की भी कमी नहीं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा यहाँ 7 यूनिवर्सिटी है और कई पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी। वैसे तो यहाँ ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले और कारोबारी रहते हैं, लेकिन अब एसोचैम के मुताबिक लखनऊ में जून 2013 को खत्म होने वाली तिमाही में टियर 2 शहरों में से सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। लखनऊ में 58% नौकरियों की बढ़त हुई है और अब लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानपुर रोड पर लखनऊ आईटी पार्क बनाने के फैसले से ये ट्रेंड और बढ़ेगा। तो चलिए लखनऊ के बाजार का और विस्तार से जायजा लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं श्री पीएन मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर अंसिल एपीआई, और श्री निशांत सिंघल, प्रमोटर और डायरेक्टर स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर क्लिनिक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिश्रा जी, आप बताइए, आप काफी समय से कार्य कर रहे हैं लखनऊ में, आपने एक बहुत बड़ी टाउनशिप भी वहां बना रहे हैं, तो लखनऊ का बाजार किस प्रकार का है? जो निवेशक लखनऊ का रुख कर रहे हैं और जो लखनऊ में पैसा लगाना चाहते हैं, वो किस प्रकार की तेजी देखेंगे इस बाजार में? किस प्रकार का बाजार है? क्या इन्वेस्टर ड्रिवन है, क्या ये एंड यूजर ड्रिवन है? थोड़ा विस्तार में बताइए। लखनऊ एक ऐसा बाजार है, बाजार की बात करें कि एक प्रदेश का वो कैपिटल है, राजधानी है। उस प्रदेश की जो जनसंख्या आज भी 24 करोड़ से ऊपर है, जो कि यूरोप से बड़ी है। और इसके साथ साथ
लखनऊ का जो विकास हुआ है बड़ा संतुलित हुआ है। शुरू से ही लखनऊ में विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी के बाद एक पॉलिसी, हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी जारी किया था 2003 में ही। तो लखनऊ को एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रिंग रोड जो बनी, तो उसके बाद जितना भी विकास नगर का हुआ वो सब कहीं भी आपको मलिन बस्ती नहीं दिखेगी। बहुत ही अच्छा विकास, नए नगर बने। तो एक बड़ा अच्छा सा केंद्र बना वो अर्बन डेवलपमेंट का। और दूसरी ये जो पॉलिसी हाईटेक टाउनशिप बनी, तो अभी तक हम क्या करते हैं कि और नगरों में जो आवश्यकता है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से घर बनाते हैं। लखनऊ में उसको हाईटेक टाउनशिप को एक आर्थिक गतिविधियों का भी कार्यक्रम रहा कि जो दुनिया के बाजार में सबसे अच्छे पेमेंट वाले, सबसे अच्छी आमदनी वाले जो रोजगार हैं वहाँ लाए जाएं, सबसे अच्छी संस्थाएं लाई जाएं। आज स्थिति ये है कि लखनऊ का बाजार आगे बढ़ाने में हाईटेक टाउनशिप, जो कि सुशांत गोल्ड सिटी के नाम से डेवलप हो रहा है, अब वो 3530 एकड़ का है। अभी सरकार ने उसकी सफलता को देख के 6500 एकड़ कर दिया है। सबसे बड़ा लाभ उसको है। जी मिश्रा जी, जाहिर तौर पर आप लोगों की टाउनशिप्स जो है वहां पे वो फैलती जा रही हैं, लेकिन निशांत, एक खरीदार के नजरिए से अगर मैं देखूं तो क्या मेरे लिए अपना पैसा ले जाकर के लखनऊ में इन्वेस्ट करना समझदारी है? आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, लखनऊ उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, उसकी राजधानी है, तो ऑब्वियसली लखनऊ पे बहुत सरकार का फोकस है। लखनऊ में 3-4 चीज़ें, बड़ी मेजर चीज़ें हुई लास्ट 3-4 साल में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, रिंग रोड की बात की, अमर शहीद पथ 23 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड प्रॉबली बहुत कम स्टेट्स में है, वो लखनऊ में है। IIM लखनऊ ऑलरेडी वहाँ पर है। दूसरी बड़ी चीज़ लखनऊ में ये हुई कि देश के जो सबसे बड़े डेवलपर्स हैं, चाहे वो DLF है, चाहे वो यूनिटेक है, अंसल है, ओमेक्स है, पार्श्वनाथ है, तो ये सारे अच्छे डेवलपर्स ने वहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत बड़े स्तर पे डेवलपमेंट किया। क्या होता है, जब क्वालिटी डेवलपर किसी जगह पर जाता है तो ऑब्वियसली उस जगह की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लास्ट 3 से 4 साल में, एंड बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, लोगों ने 35 to 40% हर साल रिटर्न्स बनाए हैं लखनऊ मार्केट में। ऑब्वियसली लास्ट 2 साल में, 24 महीने में काफ़ी वहाँ सप्लाई आई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बट आगे का भी जो लखनऊ का आउटलुक है वो 20 से 25% पर एनम रिटर्न्स का आउटलुक है। तो जो लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, मिश्रा जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग लखनऊ में पैसा लगा रहे हैं, जो यहाँ पर टाउनशिप में पैसा लगा रहे हैं, जो घर खरीद रहे हैं यहाँ पर, क्या वो लखनऊ के ही वासी हैं, निवासी हैं, जो बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या दूसरे राज्यों से भी वहाँ पैसा आ रहा है? क्या बाहर के स्टेट से भी वहाँ पर निवेशक आ रहे हैं? ये बड़ा ही तर्कसंगत प्रश्न है, क्योंकि लखनऊ में एक तो यूपी में 70 जिले हैं, तो उसमें जो भी जिसके पास साधन है, तो लखनऊ आज सबसे अच्छे वहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक बहुत बड़ा देश का सुप्रसिद्ध मेडिसिटी भी वहाँ पर आ रहा है हमारे टाउनशिप में। गोल्फ कोर्स सबसे अच्छा, जो कि केवल एक मनोरंजन की बात नहीं, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट वहाँ हो सकेंगे, इस टाइप के हैं। और रिटेल भी वॉलमार्ट हमारे यहाँ खुल गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी आ रही हैं, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। जिसके पास साधन है वो अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छी चिकित्सा चाहता है, अच्छे जॉब चाहता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो वहाँ का विकास हो रहा है, केवल उनके आवासीय समस्या के हल करने मात्र के लिए नहीं हो रहा है, उसमें जो रोजगार के केंद्र हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वो इंटरटेनमेंट के केंद्र हों या आपके कोई औद्योगिक ही केंद्र हों। जैसे अब आप ऑप्टिकल फाइबर डाल करके कनेक्टिविटी बढ़िया कर दीजिए, तो दुनिया के बाजार में जो अच्छे अच्छे काम IT सेक्टर में है, बायोटेक का लखनऊ कैपिटल माना जाता है, उस सेक्टर में है, उस टाइप के संस्थाओं का विकास के साथ नीतिगत रूप से वहाँ सृजन हो रहा है, उसका रोजगार बढ़ रहे हैं। तो
तो जो लोग आ रहे हैं, कुछ तो रोजगार, ये चीजें सब आर्थिक और इकोनॉमिक फोर्सेस से ड्रिवेन होती हैं। तो एक तो सर्विस सेक्टर का तो सबसे बड़ा केंद्र है, तो वो जो एंड यूजर ही आ रहा है, जिसको कहीं सेटल होना है, ठीक घर में रहना है, तो वहाँ जाता है। और दूसरा, क्योंकि रोजगार के अच्छे सेंटर आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे 5 स्टार होटल हों, चाहे इंटरटेनमेंट का केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे स्पोर्ट्स हों, तो उन सब चीज़ों में भी जो आ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स हों, उनके लिए सबको घर चाहिए, वो सब उसमें ले रहे हैं। और सिविल सर्वेंट्स का जो इतना बड़ा कैडर है, तो उनको देखते हुए, चूंकि अब दिल्ली से लखनऊ की कनेक्टिविटी या दुनिया के किसी भी कोने से बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जैसे भी हमारे साथी ने कहा, एलिवेटेड रिंग रोड अभी बनी है, उसके चारों तरफ बड़ा संतुलित विकास है, तो लोग उसको रहने के लिए प्रदेश के बाहर से भी, प्रदेश के अंदर से भी, और लखनऊ के बाहर से भी, सब लोगों को वहाँ पर एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है। और विकास जो हुआ है उसकी गुणवत्ता बड़े उच्च कोटि की है, तो उसका लोगों ने लाइक किया है। निशांत, आपको क्या लगता है कि लखनऊ में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है आज के डेट में रियल एस्टेट का, अगर हो, ये मैं नहीं कहती, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है, साथ ही जॉब क्रिएशन जो हो रहा है, नौकरियां वहां बढ़ रही हैं, वो भी टियर 2 सिटीज में सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है लखनऊ में कि अचानक से लखनऊ इस तरह से उभरने लग गया और इतना उसका रियल एस्टेट खास तौर पे इतना चमकने लग गया है? क्या वो मैजिक फैक्टर आ गया है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ऑब्वियसली जहाँ राजधानी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा विकास होता है। दूसरा, लखनऊ की जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा में आज तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, लखनऊ में ऑलरेडी सालों से वहाँ पर एयरपोर्ट है। तीसरा, उसके जो आसपास के इलाके हैं, चाहे फैज़ाबाद है, हरदोई है, सुल्तानपुर है, सभी इलाकों से लखनऊ हाईवेज के थ्रू कनेक्टेड है। कोई हम एक 20 मीटर या 30 मीटर की रोड की बात नहीं कर रहे हैं, 4 लेन 5 लेन एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, लखनऊ मेट्रो की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। अब ये भी बातें की जा रही हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट होकर लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस वजह से, अच्छा 32 एकड़ आईटी पार्क ऑलरेडी वहाँ अनाउंस हो चुका है, जिसका डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, और लैंड अलॉटमेंट सब आईटी कंपनीज को शुरू होने वाला है। तो चाहे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, ये सब लोग वहाँ पर ऑब्वियसली लाइन में खड़े होंगे वहाँ पर लैंड लेने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से लखनऊ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दिस, ये सब होते हुए भी आज भी लखनऊ के जो रेट्स हैं वो बड़े अफोर्डेबल रेट्स हैं। वहाँ रेट स्टार्ट हो जाता है 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से, और अच्छे से अच्छे एरिया में 4,500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट। नोएडा में अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा हो तो इतने में तो कुछ भी हाथ नहीं। 2,500 दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मिलता है, और वहाँ मतलब आप सारे जो अमर शहीद पथ है, एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ आप 2,500 से 3,000 रुपए स्क्वायर फीट पे अपना घर खरीद सकते हैं, विच इज लाइक 30 लाख इन्वेस्टमेंट। प्लॉट्स का भी अगर रेट देखें तो वहाँ पर 11,000 रुपए से शुरू हो जाता है, और अच्छी से अच्छी लोकेशन में आपको 40,000 रुपए गज में प्लॉट मिल जाता है, जो गुड़गांव, नोएडा, कहीं पर भी आज ये रेट्स अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक सारा डेवलपमेंट और करंट डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट, बट उसके टॉप ऑफ दैट जो रेट्स अफोर्डेबल हैं लखनऊ के, वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो रही बात रेट्स की निशांत, लेकिन वो कौन से उभरते इलाके हैं, माइक्रो मार्केट्स की यदि बात करें, क्या गोमती नगर अपने आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इलाका, क्योंकि ये सीबीडी है, और इसके आसपास यदि हम और जगहों की बात करें, जैसे फैजाबाद रोड है, महानगर है, अलीगंज है, और जो हाईवे का इलाका है, क्या उनमें अगले राउंड में तेजी देखी जाएगी? बिल्कुल। देखिए, गोमती नगर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। लखनऊ में एक्चुअली 2 एरियाज की बात की जाती है, तो सीबीडी एरिया की बात की जाती है, जो कि गोमती नगर, हजरतगंज हो गए। सेकंड एक चीज बात की जाती है सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की, जो आपके एलिवेटेड रोड की दोनों तरफ है। अब दोनों एरिया अपने बजट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका बजट 3,500 से 4,500 रुपए स्क्वायर फीट का है, ऑब्वियसली आप गोमती नगर और हजरतगंज जा सकते हैं। बट अगर आप नेक्स्ट 4 से 5 साल की अप्रिसिएशन की बात करें, जहां आप 2,500 रुपए स्क्वायर फीट पर बाय करें, और प्रॉब्ली आज से 3 साल बाद 5,500 या 6,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट्स की एक्सपेक्टेशन हो, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एसबीडी में जाना पड़ेगा, जो कि आपके हरदोई रोड, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, इन सब जगह जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जी मिश्रा जी, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं टाउनशिप्स की, और आप लोग अभी अपने सुशांत सिटी को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इतना सारा लैंड बैंक लखनऊ जैसी जगह में लेना आसान काम भी नहीं रहा होगा। तो किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया है, और खासतौर पे उस दौर में जब हम लोगों ने देखा है लखनऊ की दूसरी सिटी नोएडा में किस तरह से
किसानों का एक आंदोलन हुआ, तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को पार किया आप लोगों ने? ये बहुत ही समय के हिसाब से उचित प्रश्न है। लखनऊ में एक तो पॉलिसी जो प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लीडरशिप लिया, या और किसी स्टेट में ऐसी पॉलिसी नहीं आई थी, तो उन्होंने डेवलपर पर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस किए कि एक अच्छा शहर क्रिएट हो, रोजगार क्रिएट हो, केंद्र क्रिएट हो, घर भी क्रिएट हो। और उसके साथ साथ किसानों को पूरी फ्रीडम दिया कि वो मार्केट रेट उनको मिले। हम आप एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा कि 2006 में जब हमने शुरू किया था और तब से अब तक कच्ची जमीन की कीमत भी 8 गुना बढ़ी है और प्लाट जो बेचे थे उसकी कीमत 10 गुना बढ़ी है। तो वो दोनों तरफ से वो किसान उसका एक पार्टनर रहा, हमें जमीन मिलती रही। आज हम 3,500 एकड़ में 2900 एकड़ ले चुके हैं, हमारा कोई खास लिटिगेशन नहीं है, सब संतुष्ट हैं। और आगे भी गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको बढ़ाया कि वहाँ किसी तरह की कोई समस्या ना हो करके, एक जमीन को एक बहुत बड़ा रिसोर्स है कंट्री का, उसको सही ढंग से उपयोग कर लेना कि उसका कम से कम उपयोग न हो, अधिक से अधिक न हो जाए, उसका प्रेशर अधिक न हो, सर्विसेज अच्छी डेवलप हो। तो एक संतुलित विकास जो वहाँ हुआ और उसको सबको फायदा मिला, जो भी किसानों को, तो लोगों ने मिल के पार्टिसिपेट किया। और अभी जो जिस लैंड बिल को लोग कहते हैं कि बड़ा ही सख्त आने वाला है, वो तो हम ऑलरेडी हमारे यहाँ उससे अधिक उनको बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, तो लोग कोऑपरेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ा ही तर्कसंगत प्रश्न सामने आ गया, जो उसका समय आ गया है वो भी आपसे बताने का, कि 4-5 साल पहले तक तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी जो थी ये साधनों से, धन से, इससे ड्रिवेन थी। अब ये काफी नॉलेज ड्रिवेन हो गई है। यदि आपको लैंड एक्विजिशन रूल्स या और जगह जो विकास के नियम जो हैं, जितने भी इन्वायरमेंट के हैं, पोल्यूशन के नियम हैं, इन सबको आप सबका पालन करिए और पूरा पारदर्शिता के साथ। यदि आप लाइसेंसेस लेके पूरे वर्कफोर्स को इन्वॉल्व कर दिए टाउन में, तो बड़ी भारी संख्या में लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। लखनऊ में भी यही हुआ कि जो लोग पिछले 15-20 सालों से कोई ग्रुप हाउसिंग बना रहा है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई प्रॉपर्टी चैनल में है, रिलेटर है, ब्रोकर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं लगे हुए थे। उनको जो एक अच्छे लीडरशिप दी गई, एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, लीडरशिप डेवलपर्स ने दी काफी परिश्रम करके, तो उसमें जो जहां ट्रांसपेरेंसी है और जहां नॉलेज बेस्ड ऑपरेशन है, वहां बहुत तेजी से विकास है और सफल विकास है। वो एक प्रयोग हुआ लखनऊ में जो सफल हुआ। जी, लेकिन चलिए थोड़ा यहाँ पर मौजूदा संदर्भ में जो हम एक स्लो डाउन देख रहे हैं इस समय इकोनॉमी में, उसका असर किस प्रकार पड़ेगा लखनऊ पे? निशांत आप बताइए, बड़े शहरों में दिल्ली है, नोएडा है, एनसीआर का इलाका है, वहां स्लो डाउन है, इसके संकेत आ रहे हैं। मुंबई जैसे बड़े महानगरों में भी स्लो डाउन के संकेत हैं, तो क्या वो स्लो डाउन लखनऊ पे भी उसका असर पड़ेगा, और यदि हाँ तो किस प्रकार से असर पड़ेगा? क्या बहुत तेजी से गिरावट आएगी दामों में, या अगर एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है तो मोटे मोटे तौर पे ठीक ही रहेगा? लखनऊ की एक अच्छी बात ये रही है, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 50 to 60% बायर्स वहां पर एंड यूजर्स हैं, बिकॉज जो क्वालिटी डेवलपमेंट है डीएलएफ का, अंसल का, यूनिटेक का, आज से 3 से 4 साल पहले ही शुरू हुआ था और अब डिलीवरीज आ रही हैं। तो प्राइमरीली एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है, इसलिए मार्केट में इतना कोई रिस्क नहीं है। हाँ, बट जैसे कि हमने देखा, एनसीआर में देखा, मुंबई में देखा, बेंगलोर में देखा, नए लॉन्चेस करीब 30 से 40% कम हुए हैं। ये लखनऊ में भी हुआ है और ये एक नॉर्मल मार्केट ट्रेंड है जिसको लखनऊ भी फॉलो कर रहा है। जी मिश्रा जी, आप बताइए, क्या मौजूदा संदर्भ में आप जो अपना नेक्स्ट फेज जो आप अनाउंस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट फेज में आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उतनी ही तेजी से कंस्ट्रक्शन करेंगे, या नए यूनिट्स लाने में, नए यूनिट्स अनाउंस करने में आप थोड़ी बहुत अभी सावधानी बरतेंगे, जो मौजूदा संदर्भ में जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं उसके चलते? हमारा विचार तो इसमें बड़ा स्पष्ट है कि मार्केट मोड जहां लाई करता है वहां हम काम करते हैं। हमारे जो डिमांड है वो हर श्रेणी के लिए है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 20% यूनिट, 20% हम क्रिएट करते हैं, और हमारे पॉलिसी में है। और
मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो खुद यूजर हैं, जिनके पास साधन है, अच्छी लिविंग सब चाहते हैं, वो डिमांड हमेशा बहुत वहाँ बनी रहती है। और उसमें आप भले ही अपना प्रॉफिट मार्जिन एक नियंत्रित रख करके अधिक काम कर लें, तो कोई भी डेवलपर वहाँ अपना अच्छा व्यापार अच्छी तरह से कर सकता है। या कोई भी डेवलपर, क्या रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर तरह के लोग हैं, सबको उसमें मार्जिन है। और अभी मार्केट इतना बड़ा है कि रोटी कपड़ा मकान के बिना कोई रह नहीं सकता। आज रोटी और कपड़ा उतनी बड़ी समस्या नहीं है, मकान अब भी समस्या है। तो उसको उस कमी को यदि मार्केट मोड के हिसाब से आप अपने विकास को नियंत्रित करेंगे तो भी मार्केट में कहीं भी स्लो डाउन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने हमें ये बताया। बट मिश्रा जी, आपसे ये सवाल मैं नहीं पूछ सकती हूँ, ये सवाल मैं सिर्फ निशांत से ही जानना चाहूंगी। निशांत, रेजिडेंशियल रहने के, रिहाइश के हिसाब से अगर देखें तो मेरे लिए सबसे अच्छा इलाका कौन सा रहेगा पैसा लगाने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं देखूं तो कौन सा इलाका लखनऊ में आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूं तो कौन सा रहेगा? ये दो जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर मैं मिश्रा जी से पूछूंगी तो वो तो अपनी उसके बारे में कहेंगे, इसलिए ये जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। रिहाइश के हिसाब से ऑब्वियसली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया होता है वो सबसे प्रेफरेबल होता है। तो गोमती नगर के एरिया में जो विभूति खंड का इलाका है वो रिहाइश के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। गोमती नगर, हजरतगंज, ये दो एरियाज बहुत अच्छे हैं और ये आज भी लिवेबल है। आज भी लिवेबल है, एग्जैक्टली, बिकॉज ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। एज फार एज इन्वेस्टमेंट की बात है, वो ऑब्वियसली सिटी से बाहर करना चाहिए क्योंकि वो ही नेक्स्ट 4 से 5 साल में ग्रो करेगा। तो आप रायबरेली रोड पर देख सकते हैं। इनफैक्ट मिश्रा जी की जो सुशांत सिटी है, वाइल आपने कहा कि मिश्रा जी तो उसकी तारीफ करेंगे ही करेंगे, बट हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि गुड़गांव में एक ही गोल्फ कोर्स है, नोएडा में 2 ही गोल्फ कोर्स हैं, और लखनऊ में सुशांत सिटी में जो गोल्फ कोर्स है वही एक गोल्फ कोर्स है। तो अगर आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो कि हमने देखा कि गुड़गांव में 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से 35,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई 10 साल में, तो उस हिसाब से गोल्फ कोर्स फेसिंग प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप वो भी देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है जब आप टाउनशिप बनाते हैं और जो बाहर थोड़े बनती हैं तो कनेक्टिविटी की इशू आ जाती है। तो मिश्रा जी, आप बताइए कि इतना 6,000 एकड़ की टाउनशिप बन जाएगी और लोग वहां पे आके बसेंगे, लेकिन आना जाना कैसे होगा? जाहिर तौर पर काफी रिटेल और कमर्शियल अंदर भी बनेगा, लेकिन फिर भी लखनऊ के तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की या सरकार की तरफ से, जिस पर आप बैंक कर रहे हैं? ये एक नीति पर आधारित विकास है, तो जिसका मूल आधार ही यही है कि आप वहाँ पर जॉब सेंटर्स बनाएंगे और इतना अधिक वहाँ रोजगार के केंद्र रहेंगे कि जो बहुत अधिक सिटी में कम्यूटिंग में बहुत दूरियों तक जाना पड़ता है, एक तो थोड़ा सा वो कम हो जाए। दूसरा, इस विकास को प्रारंभ से लेके अंत तक इसका पूरा जो व्यय है ये उसी योजना पर ही लोडेड है। यहाँ तक कि 440 केवी का पावर स्टेशन भी खुद उसी योजना पर अपना, वो शहर पर किसी तरह से कोई लोड नहीं है। दूसरा, मेट्रो अभी लखनऊ में शुरू हुई है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सिटी में कनेक्ट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी प्रोजेक्ट आएंगी वो इस प्रोजेक्ट पर ही, इसकी कंडीशन में इसी के लोडेड हैं, वो फाइनेंस हो जाती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो कनेक्टिविटी और ये जितनी भी चीजें उनको बड़ा ध्यान में रख करके इसको पूरी योजना बनी है और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। जी, कनेक्टिविटी की बात पे मैं और बात करना चाहूंगा। जो 3 कॉरिडोर जिनका प्रपोजल है मेट्रो का, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, गोमती नगर लिंक और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। निशांत, इन तीनों में से यदि किसी निवेशक को पैसा लगाना हो तो सबसे अच्छा कॉरिडोर कौन सा होगा? गोमती नगर कॉरिडोर आई थिंक ज़्यादा एडवाइजेबल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, वो सब ऑलरेडी रेडी हैं। तो मेट्रो के आने से ऑब्वियसली उस एरिया की और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा लगता है कि लखनऊ का बाजार तो तेजी पकड़ेगा, और जिस प्रकार का वहां का बाजार है और जिस प्रकार के निवेशक और ग्राहक वहां पर हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनको और अच्छा रिटर्न भी मिले और बाजार फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग दिखता है। निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और लखनऊ जैसे बाजार के बारे में हमारे दर्शकों को और ज्यादा अवगत कराने के लिए। जी बिल्कुल, तो हम लोग भी अपना पैसा अब लेके वहीं चलेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी दाव पेचों के बारे में आपकी सारी उलझनें सुलझाएंगे हम।
प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी में घर लेने वालों के ऊपर सालों रहने के बाद भी आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। बिजली, पानी जैसी सभी विभागों से मंजूरियां मिलने के बाद, हर तरह के टैक्स जमा करवाने के बाद भी उनकी सोसाइटी अवैध करार दी गई। नतीजा ये हुआ कि मकान टूटने तक की नौबत आ गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो आम लोग अपने घर खरीदने से पहले किस तरह की एहतियात कर सकते हैं? और कैंपा कोला सोसाइटी के बाशिंदों के साथ जो हुआ, उसके बाद सोसाइटी में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। इन कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं श्री पुनीत चतुर्वेदी, ओनर SCC एडवोकेट्स। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। चलिए अपना पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं श्री स्टीफन पीटर। स्टीफन, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा ये सवाल था कि कैंपा कोला के तो आप पता ही है आपको। दूसरा एक और है, एक पुणे में एक प्रॉपर्टी है ओमेगा पैराडाइज, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, जिसमें कि अभी कलेक्टर ने उसका NA ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। नाउ सिमिलर वही प्रॉब्लम्स हैं, द रेसिडेंट्स आर गोइंग बैक टू द कोर्ट एंड फाइंडिंग आउट व्हाट इज द हाउ कैन दे रिजॉल्व इट, बट नाउ आई मीन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, what as a home buyer from a builder, what should we look at? See, we can look at the final orders, that the final approvals, but we can't look at what are the documents that are being submitted to get those final approvals. जी, क्या आपने पोजीशन ले लिया है? कब से, अगर ले लिया है तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, मैं तो नहीं रह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ एक नया प्रॉपर्टी खरीदने का, यहाँ पे नहीं कहीं और। ये केस आने के बाद मुझे क्वेश्चन आया कि व्हाट ऑल शुड आई लुक फॉर। जी, ओके, चलिए पुनीत आप बताइए कि। जी, ऐसा है कि जो इनकी समस्या इन्होंने बताई है, हालांकि इनकी खुद की समस्या नहीं है वो, लेकिन इनके कहे अनुसार जो NA को रिवोक किया है कलेक्टर ने, वो बिल्डिंग बनने के बाद और रेजिडेंट्स को पोजीशन देने के बाद रिवोक किया है। तो ये रिवोकेशन जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता है, क्योंकि जिस वक्त इनके कथन के अनुसार जिस वक्त ये बिल्डिंग बनी थी तब NA ग्रांटेड था, और अगर उस वक्त NA ग्रांटेड था तो वो बिल्डिंग जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेगुलर लीगल NA कंस्ट्रक्शन हुआ और पोजीशन भी हैंडओवर हो गए। लेकिन किन वजहों से वो रेवोकेशन हुआ है वो हमें इन्होंने जानकारी नहीं दी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो कलेक्टर ने क्या इरेगुलरिटीज़ पाई जिसकी वजह से ये NA को उन्होंने रिवोक कर दिया या कैंसिल किया, और उन एनोमलीज को हमको रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद जो NA है दोबारा रेगुलराइज किया जा सकता है, वो रेमेडी अवेलेबल हो सकती है, यही हो सकता है। हालांकि जो इनकी समस्या है वो ये नहीं स्पष्ट कर रही है कि उसका कारण क्या है रिवोकेशन का। बट पुनीत, वो ये भी जानना चाहते थे कि उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें, जिसके अंतर्गत आपको तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को एग्जामिन करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट देता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या जिस प्रॉपर्टी को खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें क्या क्या लीगल लूप होल्स बचे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट विल गारंटी ऑल द सेफ्टी। जी बिल्कुल, ये अक्सर कहा जाता है कि ड्यू डिलिजेंस करा देना चाहिए, बल्कि हम आने वाले अपने शोज में हम आपको बताएंगे भी कि किस तरह से आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। तो आप जरूर हमारे आगे के शोज देखिए जिसमें ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल हमारे पास एक लीगल क्वेरी और आई है। राहुल सिंघवी हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैंपा कोला विवाद के संदर्भ में प्रॉपर्टी की बैंक मंजूरी के क्या मायने हैं? क्या इसके बावजूद अलग से कानूनी जांच करवानी जरूरी है? साथ ही वो ये भी
जानना चाहते हैं कि वहां के निवासियों के पास सारे कागजात थे, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या दोबारा कानूनी जांच करानी जरूरी है? तो इसमें पुनीत आप क्या कहेंगे कि जाहिर तौर पर जो वहां पे भी लोगों ने घर खरीदे होंगे, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही खरीदे होंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? आपने पहले भी कहा कि ड्यू डिलिजेंस किसी प्रोफेशनल से कराएं, ऐसे में क्या करें? हाँ, नहीं देखिए, ये ऐसा समझ रहे हैं कि अगर हमने बैंक लोन लिया है और बैंक ने अगर हमें लोन ग्रांट किया है तो डेफिनेटली उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद ही हमको बैंक का लोन ग्रांट किया होगा। तो ये भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है कि बैंक जो अपना ड्यू डिलिजेंस करता है लोन सैंक्शन करने से पहले, वो सिर्फ ड्यू डिलिजेंस इस एंगल से करता है कि उनकी लोन की रिकवरी प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टी की लीगैलिटी उस बैंक लोन के अप्रूवल पर डिपेंड करना थोड़ा सा बेमतलब होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक प्रोफेशनल जो प्रॉपर्टी लॉयर एक्सपर्ट हो, उससे आप एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट ज़रूर ऑब्टेन करें, क्योंकि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आज की तारीख में प्रॉपर्टी का, और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रिकॉशन लेना सबके लिए समझदारी का काम है। मेरे हिसाब से जो पुनीत कह रहे हैं वो काफी सही, क्योंकि यदि अपने एंड पे ही ड्यू डिलिजेंस पहले से ही लोग कर ले तो शायद आने वाले समय में उनको काफी आसानी होती है। पुनीत, अगला सवाल लेने से पहले एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, क्या उनसे आगे जाके इस प्रकार की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? नहीं, उसमें भी अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना एक अलग रेगुलेटरी बिल लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक अलग लाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हालांकि सुपीरियर है, उसको अगर हम एग्जामिन करें, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जी, तो चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। अजय बंसल जी ने हमें लिखा है, वो कहते हैं कि उन्होंने खारगर में एक फ्लैट किसी से खरीदा, सोसाइटी बन चुकी थी और बिल्डर ने अप्रैल 2013 में कन्वेयंस भी करा दिया था, लेकिन सोसाइटी ना तो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया है और ना ही उनका नाम मेंबर लिस्ट में दर्ज किया। इससे पहले उन्हें सिडको का एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन बिल्डर ने कन्वेयंस के बाद सिडको को सोसाइटी ट्रांसफर नहीं की मेंबर बनने के लिए। वो क्या करें? बताइए पुनीत, क्या समाधान है इनके लिए? देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज सिडको के लैंड पर डेवलप होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिडको का एनओसी मैंडेटरी होता है। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, इनका जो मेंबरशिप है वो सोसाइटी से ऑब्टेन करने में दिक्कत अगर आ रही है, तो ये प्रॉब्लम इनको सिडको के एंड पर तो कुछ दिखाई मुझे दे नहीं रही, बिकॉज जो इनकी प्रॉब्लम है वो सिडको और बिल्डर के बीच की है। यहां पर जो ये कह रहे हैं कि इनको सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तो ये डायरेक्टली रजिस्ट्रार सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक एप्लीकेशन फॉर डीम्ड मेंबरशिप भी कर सकते हैं, जो कि इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सिडको में भी एक एप्लीकेशन करके सिडको का एनओसी डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपने ये सारी जानकारी दी, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया आपका पुनीत। तो हम आशा करते हैं हमारे जितने भी दर्शकों ने अब उनको सोसाइटी में मकान खरीदने, फ्लैट खरीदने को लेकर के जो दिक्कतें थी वो अब उनकी सुलझ गई होंगी। अभी जाइएगा नहीं, देखेंगे एक ब्रेक के बाद ग्रीन बिल्डिंग्स की दौड़ में आगे चेन्नई रिहायशी इमारतों में नहीं ला पा रहा पर्यावरण की तरफ वही रुख। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया। चलिए अब रुख करते हैं चेन्नई की तरफ। पर्यावरण की भलाई को जहन में रखकर बनाई गई इमारतें अक्सर कमर्शियल ही होती हैं। चेन्नई जैसे शहर में भी जहां ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे खासे तौर पर अपनाया गया है, वहां भी लोग अपने मकानों में ऐसी कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर ग्रीन लिविंग को असल जिंदगी में ढालना है तो फिर हमारे घर भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाने जरूरी हैं।
जूट सैनित की एक खास रिपोर्ट। देश के शहरों में चेन्नई ने ग्रीन इमारतों को शायद सबसे ज्यादा अपनाया है, लेकिन ये चलन कितना एक तरफा है, इस पर अब भी बहस जारी है। मिसाल के तौर पर शहर में ग्रीन इमारतें तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से रिहाइश वाली बहुत कम हैं। अगर इस चलन को कामयाब होना है तो ये सूरत हाल बदलनी होगी। people or the families investing. जो परिवार आज निवेश कर रहे हैं उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि साइंस की नजर में ग्रीन घर क्या है। मकान बनाने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए और जो परिवार उसमें आकर रहेगा उसे भी इस बारे में पूरी समझ होनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली इमारतों को कारगर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस बारे में कई अध्ययन भी हुए हैं। छोटी छोटी चीजों के ख्याल से भी बहुत असर पड़ता है। खुले हवादार कमरे, पानी से भरे तालाब, चाहे वो छोटे ही क्यों न हो, और सूरज की रोशनी के इस्तेमाल से काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप हालात और बेहतर बनाना चाहते हैं तो फ्लाई ऐश की ईंटें इस्तेमाल करके कार्बन फुटप्रिंट कम करें। घर के आसपास हरियाली हो तो बहुत अच्छा है। गर्मी और एसी के बिल से बचने के लिए ग्लेज्ड खिड़कियों का इस्तेमाल करें। How it absorbs. रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल हो। क्या डिजाइन और ग्राहक की जरूरत मेल खाते हैं? लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए घर का डिजाइन ही काफी नहीं। दिक्कत ये है कि इको फ्रेंडली रिहायशी प्रोजेक्ट्स आसानी से बिकते नहीं, जबकि ग्रीन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले उन्हें ज्यादा बेहतर ढंग से बेचा जा सकता है और मुनाफा भी ज्यादा मिल सकता है। जरूरत है ज्यादा जागरूकता की। ग्रीन होम्स देखें तो उसमें लोगों को अपने लिविंग में फायदा है और इसके लिए हम लोग को लोगों को ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में, ग्रीन होम्स के बारे में और ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा। उनको हमें ग्रीन होम्स के फायदे बताने पड़ेंगे, उनको समझाना पड़ेगा कि ग्रीन होम्स में कितनी बचत है और ग्रीन होम्स में रहने वाले ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल लिव कर सकते हैं। चेन्नई से जूट सैनित, एनडीटीवी। सर्दियों ने दस्तक दे दी है, ऐसे में आने वाली सर्द रातों से निपटने का इंतजाम कर लें, एक हीटर खरीद लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बाजार में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। सर्दियों की ठिठुरती रातों में दिल चाहता है कि आप अपना समय घर के गर्म आरामदायक कमरे में ही गुजारें, जिसके लिए एक हीटर ही आपके काम आ सकता है। और अब पारंपरिक रॉड हीटर्स की जगह हाईटेक वर्जन्स आ गए हैं। आपको पुराना अंदाज पसंद हो या फिर नया अंदाज, बाजार में हर पसंद और हर बजट के लिए हीटर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएंट। रेडिएटर्स की, ऑयल हीटर की बात करें तो उसमें जैसे मॉफी रिचर्ड है, बजाज प्लैटिनी है और ब्लैक एंड डेकर है, रसल हब है और बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट भी आते हैं जो अच्छे बिक रहे हैं मार्केट में, जैसे उषा लेक्सस है और ये अपना पद्मिनी है, यूनिनॉर है और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे बिक रहे हैं मार्केट में। मेटल रॉड, क्वार्ट्ज ट्यूब या हैलोजन ट्यूब के सारे हीटर रेडिएंट हीटर्स हैं। ये काफी सस्ते हैं, जो 800 रुपए से शुरू होते हैं। ये किफायती जरूर है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी होती है कि ये कमरे का ऑक्सीजन जला देते हैं और घुटन महसूस होने लगती है। रॉड हीटर्स और कन्वेंशनल ग्रोअर्स रॉड हीटर कमरे में ऑक्सीजन को जला देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जबकि ऑयल हीटर कमरे की ऑक्सीजन को नहीं जलाते और ह्यूमिडिफायर जो कमरे की ऑक्सीजन का लेवल बना के रखते हैं। इस कैटेगरी के हायर एंड वर्जन्स कूल टच बॉडीज में आते हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसमें दूसरी कैटेगरी कन्वेक्शन हीटर्स की है, जिसमें ब्लोअर्स, फैन हीटर्स, थर्मल लिक्विड फिल्ड हीटर्स या पीटीसी हीटिंग एलिमेंट्स वाले हीटर आते हैं। फैन हीटर्स घूम घूम कर गर्म हवा को चारों ओर फेंकते हैं, जबकि रॉड हीटर्स सिर्फ सामने का हिस्सा ही गर्म रखते हैं। ये हीटर्स आपको बाजार में 1000 से 2500 रुपए में मिल जाएंगे। उषा के ऐसे फैन हीटर्स रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और एलईडी डिस्प्ले के साथ आते हैं।
ह्यूमिडिफायर के साथ कमरे में नमी भी बनी रहती है और तापमान भी सही रहता है। दाम 6,000 रुपए से शुरू होते हैं। इसके अलावा पीटीसी हीटर्स हैं जिसमें हीटिंग एलिमेंट छुपा होता है, इसलिए ये काफी सुरक्षित होते हैं। ये बिजली भी बचाते हैं क्योंकि हीटिंग एलिमेंट एक तापमान तक पहुंचकर खुद गर्म होना बंद कर देता है। ऑयल हीटर्स सबसे महंगे हैं। इनके दाम 6,000 से 12,000 रुपए तक हैं। इनमें ऑयल फिल्ड रेडिएटिंग पिंस या कॉलम्स होते हैं। तेल जलता नहीं है बल्कि गर्म करने का जरिया होता है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होता। हीटर्स के बारे में पता करने के बाद अब आपको बताते चलें कि आपके लिए कौन से हीटर्स सही रहेंगे। छोटे कमरों के लिए रेडिएंट हीटर्स सबसे बेहतर होते हैं। बड़ी जगहों के लिए कन्वेक्शन हीटर्स सही रहते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो तेल वाले हीट रेडिएटर्स सबसे मुनासिब रहते हैं क्योंकि उनकी सतह बहुत गर्म नहीं होती। टिल्ट सेंसर वाले हीटर लें, उससे आग लगने का खतरा नहीं होता क्योंकि बिजली अपने आप कट जाती है। पहियों हैंडल वाले पोर्टेबल हीटर लें ताकि लाने ले जाने में आसानी हो। ऐसे हीटर ही लेना चाहिए जिसके साथ कम से कम 1 साल की वारंटी मिले। हमेशा ISI मार्क वाले ही हीटर खरीदें। हीटर सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाते बल्कि मूड बेहतर करके काम करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि सर्दी हड्डियां जमाए, एक अच्छा सा हीटर ले आइए। नई दिल्ली से वसुधा शर्मा, NDTV। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान जो सस्ते से बन जाए महंगा, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है वो आप हमें property@ndtv.com पर लिखकर ईमेल कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें फोन कीजिए या फिर आप चाहें तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल 56388 पर हमें भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आपको अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया है ना। याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले एक बार हमसे सलाह जरूर लें। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ।